आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं इंटरव्यू के सत्र में एक ऐसी मातृ शक्ति को लेकर आई हूँ जिनकी जीवनी को सुन के, जिनकी रचनाओं को सुनकर आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने की एक अहम भूमिका कैसी निभाई जाती है इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए मैं दरभंगा बिहार से आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय रीति झा मैम का। मैम आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी धन्यवाद मुस्कान जी। सपनों की चादर ओढ़, सपनों की चादर ओढ़, न जाने मन कहाँ कहाँ फिरता है। कभी गांव के खेत खलिहानों में तो कभी ठंडी पुरवाइयों के संग झूमता है। मचल जाता है उन मिट्टी के खिलौनों के लिए मन, मचल जाता है मिट्टी के खिलौनों के लिए मन, जो बचपन कहीं पीछे छोड़ आया था। होती है वास्तविकता कुछ और, फिर भी सहम से जाती हूँ, क्योंकि मन कल्पनाओं के परे हटकर कल्पनाओं से परे हटकर ऊंची उड़ान भरना चाहता है, ऊंची उड़ान भरना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीति झा है। मैं हिंदी साहित्य प्रेमी, कवियत्री और शिक्षिका हूँ। शब्दों में भावनाएं व्यक्त करना मेरा शौक है और कविता मेरे जीवन की आत्मा है। मैं नदी की तरह संघर्ष करती हुई अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहती हूँ। मैं नदी की तरह संघर्ष करते हुए अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहती हूँ। मैं ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखती, मैं सिर्फ अपना लक्ष्य पाना चाहती हूँ। मुझे दूसरों के द्वारा बनाए गए मार्ग पे चलने का कोई शौक नहीं। मैं अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहती हूँ। वाह, बहुत ही शानदार परिचय और आपकी परिचय में ही एक नई ऊर्जा, एक नई प्रोत्साहन देखने को मिल रही है। और बिल्कुल हम ये मंच और हमारे तमाम श्रोता आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप दरभंगा बिहार से हैं, तो अगर हमारे श्रोता दरभंगा बिहार जाते हैं तो उन्हें ऐसी क्या-क्या चीज है, ऐसे कौन-कौन से स्थल हैं, ऐसी क्या व्यंजन है जो उन्हें वहां की खानी या देखनी चाहिए? जी मुस्कान जी, मैं दो पंक्तियों से इसे व्यक्त करना चाहूंगी कि मैथिल छी मिथिला वास हमर, मैथिल छी मिथिला वास हमर, हमरा सन जग में भागे ककर, हमरा सन जग में भागे ककर, जाहिठा भिक्षा भेटे शिक्षा, जाहिठा भिक्षा भेटे शिक्षा, के करत हमर माटी पड़तर। यानी कि ये जो मिथिला की भूमि है, यहाँ पर यहाँ की माटी के कण कण में शिक्षा समाई हुई है। तो मैं चाहूंगी, मैं अपने जो श्रोतागण है, मैं मिथिला से जुड़ी हुई हूँ और ये बिहार राज्य का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ की लोक कलाएं, विशेषतः मधुबनी चित्रकला जो है, बहुत विश्व प्रसिद्ध है। देखने में इतना सुंदर मधुर लगता है ये देखने में कि मन को मोह लेता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं वहां पे। अगर हमारे श्रोतागण मिथिला जाएं तो उन्हें दरभंगा राज किला, विद्यापति स्मारक और सौराठ सभा तो जरूर जानी चाहिए। और अगर खाने पीने की व्यंजन की बात कहूं मैं, तो वहां पर मखाना का खीर, लिट्टी चोखा, साथ ही एक बहुत ही प्रचलित जिसको तरुआ के रूप में कहा जाता है, तिलकोरा का पात। जो हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं तो तिलकोरा का पात उन्हें तरुए के रूप में तल के देना अनिवार्य होता है। तो ये वहाँ के मुख्य प्रचलित व्यंजन है। बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल अगर आप दरभंगा जा रहे हैं तो रीति मैम द्वारा जो भी बताई गई जानकारी है उनको आप अनुभव कर सकते हैं, तो एक बार दरभंगा जरूर विजिट करें। इसके जी साथ ही जरूर। जैसे रीति जी आप बताएं कि आप मिथिला क्षेत्र से आई हैं और आप अभी पेशे में शिक्षिका हैं और साहित्य में लगातार योगदान दे रही हैं, तो आपको क्या लगता है आज के समय में क्या युवा जो है साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? देखिए मुस्कान जी, मुझे लगता है कि आज के युवा में जैसे नई सोच उनमें आई है, नई तकनीक से वे जुड़ रहे हैं और साहित्य की ओर थोड़ी सी रुझान तो बढ़ रही है उनकी। अब वे लोग इंस्टाग्राम, ब्लॉग या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी रचनाएं साझा कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए, पारंपरिक साहित्यिक मन से उनका जुड़ाव थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अभी उनकी जो अभिव्यक्ति अभी जो है वो थोड़ा यूनिक, जैसे कि ब्लॉग बनाने में या फिर रील बनाने में लोग थोड़ा ज्यादा है, पर अभिव्यक्ति में जो चाह है उनकी वो आज भी जीवित है।
तो आपको लगता है कि अभी के जो युवा हैं, वो किस तरह की रचना प्रस्तुत कर रहे हैं पहले के अपेक्षा? क्या पहले से बेहतरीन या पहले के संतुलन में अभी के युवा भटक रहे हैं? पहले की जो रचनाएँ थी उसमें क्या था कि एक रचना में अनेक मतलब एक शब्द में अनेक गूढ़ रहस्य छिपे होते थे, वह बहुत सारे अर्थ होते थे। आजकल के भी की भी रचनाएँ वैसी होती हैं, लेकिन बहुत ऐसी मतलब रचनाएँ जो एक शब्द में बहुत सारे अर्थ दे सके, इस तरह के जो रचनाएँ हैं वो अभी देखने को नहीं मिलती हैं। तो अभी कौन-सा ऐसा रस है जो युवा ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं? ज़्यादातर तो मैं देखती हूँ कि श्रृंगार रस में ही कविताओं की रचनाएँ ज़्यादा हो रही है और अभी का जैसा माहौल है तो कुछ रचनाएँ बहुत अभी कुछ दिन से 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि वीरस की भी रचनाएँ आ रही हैं और अच्छी-अच्छी रचनाएँ हैं। अगर इसमें आपकी बात किया जाए, तो आप किस रस में अपनी भावना को व्यक्त करती हैं? मैं अपने आप को समाज से जोड़ना चाहती हूँ, जिस तरह से समाज को जागरूक कर सकूँ, कई जो बहुत विभिन्न क्षेत्र है, जैसे कि आजकल के युवा मार्ग से भटक रहे हैं, मैं उन्हें फिर से मार्ग पे लाना चाहती हूँ। उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि वे अपने धरातल से जुड़े रहें, जैसे कोई वृक्ष जो है अपने कोई भी मिट्टी से जुड़कर ही अपने अस्तित्व को कायम रखती है, उसी तरह युवा अपने आप को अपने समाज से, अपने परिवार से जोड़ कर रखें। तो मैं ऐसी रचनाएँ करना चाहूँगी, जो कि युवाओं को जागरूक कर सके। तो हमारे एक श्रोता का आ रहा है निवेदन कि मैम आप प्रस्तुत भी कर दें, क्योंकि आप सामाजिक घटनाओं पे लिखते हैं, समाज को जागरूक करने के लिए लिखते हैं, तो एक रचना हमारे श्रोताओं के नाम। मैं अभी हाल-फिलहाल में एक छोटी-सी घटना देखी थी अभी, जो कि एक पिता के दर्द के ऊपर मैंने लिखा था कि जो आजकल के युवा जो अपने माता-पिता को छोड़कर नौकरी पे चले जाते हैं और उनके हुँ, हुँ। पास फिर पिता के लिए समय नहीं होता, तो वो रचना मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि निकल ही गए आँसू आज, जब बेटे ने माँगा अपना हिस्सा। वे लोग मतलब ये नहीं सोचते कि मेरे पिता को मेरी ज़रूरत है। उनको लगता है कि हमें केवल जायदाद में हमें हिस्सा चाहिए, बस अपने आप में वो जोड़कर बिल्कुल। परिवार से जुड़े हुए नहीं होके वो कहीं भटक से गए हैं। तो वहाँ पिता कह रहे हैं कि निकल ही गए आँसू आज, जब बेटे ने माँगा अपना हिस्सा। एक बार तो पूछ लिया होता, तो कह देते अपने उदास दिल का किस्सा। कि कैसे बताऊँ कि जब तू अपनी नौकरी पर गया था, मेरे शरीर से बस यहाँ मन मेरा तेरे संग ही गया था। खुश था तुझे देखकर, माँ लेती थी बलाएँ, लुटाती थी निज खुशियाँ, भर-भर के देती थी दुआएँ। ब्याह कर जब लाया था, क्योंकि जब बेटे बाहर चले जाते हैं तो उन्हें ये भी इतना भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे माता-पिता को किस चीज़ में किसकी ख्वाहिश है, क्या-क्या पसंद है, नापसंद है। अपने मनपसंद ब्याह कर लेते हैं। तो ब्याह कर जब लाया था अपनी पसंद की दुल्हन, चाहता था तो था खुश हो लूँ, पर दिल में थी एक चुभन। एक ख्वाहिश थी दिल में मेरे कि मुझे भी कहता कोई दादा, वरदान जो पाया था ईश्वर से वो दूर ही रहा मुझसे ज़्यादा। हर पल तड़प-तड़प कर बीती ज़िंदगी ये मेरी, कोई तो होगा जो आज जिस दिन आएगा वो पास मेरे। ख्वाहिश इतनी थी मेरी कि मिलकर एक छत के नीचे रहते बहु बच्चों के संग निज आसियाँ को सींचे। पर हाय! भगवान ने मुझे ये क्या दिन दिखाया, आज पिता बहुत बीमार हैं और अपने बेटे को याद कर रहे हैं। तो कह रहे पिता कि हाय! मुझे ईश्वर ने क्या दिन दिखाया कि मौत की सैया पर से जब बेटा मैंने तुझे पुकारा। तूने एक बार भी बिल्कुल। ना सोचा कि पिता को मेरी ज़रूरत है। भेज दिए रुपए, कह दिया कि मुझे आने की ना फुर्सत है। रुक जाएगी जब ये साँसें मेरी, कोई तुम्हें बेटा नहीं पुकारेगा। उस दिन शायद बेटा तुझे मेरा साथ याद आएगा। पर अफ़सोस तब मैं नहीं, ये दुनिया तुम्हें किस्सा सुनाएगा, शायद उस दिन माँगा हुआ हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ मुस्कान जी कि मेरी ये रचना जो है सभी श्रोतागण सुने और पढ़े और इसे आत्मसात करें कि अपने माता-पिता को छोड़कर वे अलग ना हो उनसे। बिल्कुल और आपकी इस रचना पे हमारे तमाम श्रोता बहुत लाइक दे रहे हैं और बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं आपकी इस रचना की। और वाक़ई जिस अंदाज़ में आपने इस प्रस्तुतिकरण की है और क्या आपको शब्दों का चयन, ये जो एहसास थे, इन एहसासों इन रचना पे हमारे पास आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, आपको ये कब लगा कि आज के युवा अपने माँ-बाप के साथ ऐसा करते हैं? अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक अस्पताल गई थी और अपने मतलब मेरे जो ये
मामा जी हैं वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ मैंने इस तरह के कुछ लोगों को देखा, बातें करते हुए ऐसे सुना। तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, जो भी है, जैसा भी है, अगर नौकरी है तो आज पिता की बदौलत ही वे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आज जिस मुकाम पे हैं वो अपने पिता के बदौलत ही, माता-पिता की त्याग तपस्या के बल पे ही हैं। तो इसीलिए पहले उनको उनसे जुड़ना चाहिए, बाद में ये सारी बातों का। भौतिक सुख-सुविधाएँ तो हमेशा आती-जाती रहेंगी। तो इस पे पहले मुझे ध्यान आया और मैंने इसे लिखा है। और दूसरा सवाल हमारे ये रहेगा आपसे, क्या वाक़ई आपको लगता है कि आज के युवा ऐसा कार्य कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि आज हमारे भारत में इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं? देखिए मैम, 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे युवाओं की मानसिकता विकृत हो गई है। जो वे लोग आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, और अपने जो नींव है, जो जड़ है, उससे दूर होकर केवल दिखावे की ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं वो लोग। तो आधुनिकता, मैं इतना ही चाहूँगी कि आधुनिकता जो है वो विचारों में, स्वतंत्रता विचारों में लाए, लेकिन संस्कृति से जुड़े रहें। बिल्कुल। तो मैम इस बीच है आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि आप खुद एक महिला हैं और कहा जाता है कि एक महिला को 2 कुलों को सँभालना होता है। तो आप जब साहित्य में कदम रख रही थी, तो आपकी पहली नींव कहाँ रही? मायके में रही या ससुराल में? मैम, इस बारे में तो मैं यही कहूँगी कि मैं मायके के मामले में बहुत गरीब हूँ। जो मेरा शाब्दिक अर्थ आप शायद समझ सकती हैं कि मेरा मायका नहीं है। मैं 4 बहनें थी और मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरी माताजी का निधन 1998 में हो गया था, और वो उस वक़्त मैं इंटर में जस्ट एडमिशन ही ली थी। तो और मेरे पिता ही हैं केवल, तो हम लोग उन्हीं को केवल अपना मायका समझते हैं, और हम लोग अब हमारे पास ही उनको हमेशा रखते हैं, उनको अकेले नहीं छोड़ते। तो ऐसा ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में उनको अकेला छोड़ने से मुश्किल है, इसीलिए हम लोग हमेशा चारों बहनें ही उनको बोलते हैं कि हम लोग आपके बेटे हैं और आप हमारे पास ही रहा कीजिए। तो ये तो एक मिसाल का कार्य कर रही हैं और वाक़ई आप प्रेरणा स्रोत हैं। वो कहते हैं ना कि बेटियाँ आज किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं और उसकी प्रतीक आप स्वयं दिख रही हैं आज इस मंच पे। तो लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि आप जब साहित्य में कदम रख रही थी, तो आपकी पहली नींव कहाँ हुई और किस विषय पे आपने पहली अपनी रचना लिखी थी? मैंने बेटियों पे अपनी रचना लिखी थी कि जैसे कि मैंने देखा था अपने समाज में ही, आस-पड़ोस में ही, कि बेटियाँ, एक बेटी के जन्म पे उसके माता-पिता बहुत दुखी थे, खास करके उसके दादा-दादी। तो मुझे लगा था कि शायद मुझे कुछ लिखना चाहिए इस पे, और शायद बोल के तो नहीं, तो किसी को, क्योंकि समझाने से लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें बाँट रही है। तो मैं सोची लिखने के माध्यम से शायद समझाया जाए। तो लिखकर मैंने कविता प्रस्तुत की थी, और उसे लोगों ने सराहा भी था। तो आपको ऐसा लगता है कि भावनाओं को हम लिख कर दर्शा सकते हैं और जब हम लिखते हैं, किन्हीं को अगर समझाना हो, कविता के माध्यम से समझाते हैं, तो लोगों पे प्रभाव पड़ता है, लोग उस बात को समझते हैं? जी, पड़ता तो है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसी रचनाओं से प्रभावित होती हूँ, और ऐसा लगता है कि लोगों पे रचनाओं का प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना है, तो मुझे आ लगता है ऐसा कि पड़ता है। जी। तो आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? मैम, मेरे प्रेरणा स्रोत जो है, मैं 2 व्यक्तियों का नाम लेना चाहूँगी यहाँ, कि एक मेरे रिश्ते में मेरे फूफा जी लगते थे, श्री बलभद्र झा प्रेमी जी, जो आज बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, और उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ की। तो उनकी रचनाओं को पढ़कर, गाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी रचनाओं को अपनी आवाज़ दे पाती हूँ। और दूसरी एक मेरी जो प्रेरणा स्रोत है वो है श्रीमती कल्याणी कबीर जी, जो कि अभी यहाँ पर कॉलेज में एक प्राध्यापिका के रूप में पदस्थापित हैं। तो उन्होंने, जब मैं स्काउट गाइड का कैंप गई थी, तो उन्होंने एक रचना अपनी वहाँ सुनाई थी। उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, और अपनी रचना सुनाई थी। वो 2 पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था, जो तुम हो तो क्या तुम हो, जो मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। इसमें एक बहुत रहस्य छिपा हुआ था, और उस दिन मुझे वो लगा कि शायद इस तरह की पंक्तियों से हम भी समाज में कुछ अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये तो बहुत ही बेहतरीन है और जैसे आपने बताया कि आपका प्रेरणा जो है आपके फूफा श्री हैं, अगर उनकी कोई रचना जो आप आज प्रस्तुत करना चाहें?
क्योंकि ये अपनी प्रेरणा स्रोत की रचना को पढ़ना अपने आप में एक गर्व का क्षण होता है। उन्होंने अपनी आत्म अभिव्यक्ति पे लिखा था जो एक पुराने गाने के रूप में है, थोड़ा-सा सुनाना चाहूँगी जो आप शायद वो गाना सुनी होंगी इस दुनिया ये उम, मेरे नैना सावन भादो इस गाने पे आधारित था कि इस दुनिया में कौन है किसका कैसी जगत की माया आज समझ में आया हम करते थे जग में विचरते थे किसको पता था हाल ये होगा होंगे लोग पराए साथ कोई ना जाए। ये उनकी पंक्तियां थी। ये जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो देखते हैं अपने लोगों को अपने आत्मीय जनों को कि सब उनको छोड़ देता है उनके साथ कोई नहीं जाता। तो ये अभिव्यक्ति मुझे अच्छी लगी थी। और बहुत ही प्यारी अभिव्यक्ति है और बहुत ही सुरीला आपका आवाज है और वाकई आपकी आवाज की क्या तारीफ करें। माँ शारदा का आशीर्वाद है जो आप पे झलक रहा है और आपके पास खुद का तो शब्दों का भंडार है ही, साथ ही साथ आपके पास आपके प्रेरणा स्रोत का भी आशीर्वाद है। तो ये एक कमाल की बात है। तो चलिए इस क्रमांक में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षिका भी हैं, बच्चों को शिक्षित भी करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के जो युवा हैं, वो कई युवा का ये भी सवाल होता है कि हम लिखना तो चाहते हैं, गज़ल, छंद, गीत, लेकिन हम लिख नहीं पाते। इसकी वजह बताते हैं कि हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हमने हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है या फिर वो ये कहते हैं कि हम लिखते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ सजेशन हमारे युवाओं को दें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अशुद्धियों का जो शोधन है उसको जो जब तक आप वो कुछ लिखेंगे नहीं तो वो दूर नहीं होगा, ठीक है? और लिखना जो होता है ना ये अचानक से नहीं हो जाता कि हम चाहे अभी बैठे और तुरंत लिख दिए। लिखने के लिए बहुत सोच की आवश्यकता होती है, बहुत कुछ साधने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि अभी मुझे कुछ विषय वस्तु मिला तो उसपे मैं लिख ही डालूँ। आपके मन में जब कल्पनाएँ आती हैं तो ही आप किसी को वास्तविकता में ढाल सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल रीति मैम ने बहुत ही प्यारी बात बताई है कि आप जो भी अपने आसपास के वातावरण में एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, उसको ही आप भावनाओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से दर्शा पाएँगे। तो रीति मैम बहुत ही खास बातचीत हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा अगर रस की बात करें, तो क्या है आप मुझे मुझे भी श्रृंगार रस पसंद है, साथ-साथ मैं वीर रस को भी प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि वो अपने आप में एक ओजपूर्ण होता है जो मन को एकदम जो जागृत करता है और इससे क्या होती है कि हमें अपने मनुष्य होने का जो है वो आभास होता है कि हम लोग मनुष्य हैं, संवेदनाएँ हमें हैं। बिल्कुल। तो इस बीच अब आप क्योंकि विभिन्न रसों पे भी लिख रही हैं और आपकी जो रचना है वो समाज पे भी है आधारित रहती है। लेकिन जैसे आज की महिलाएँ कहती हैं ना कि मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं घर गृहस्थी में ही सिमट के रह जाती हूँ। इस तरह की भी समस्याएँ आम तौर पे महिलाओं की होती हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप अपने घर को भी सँभाल रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं और साहित्य में भी बहुत ही सक्रिय होकर भूमिका निभा रही हैं। तो ये तीनों क्षेत्र और भी पता नहीं आप कौन-कौन से क्षेत्र सँभाल रही होंगी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे है इन सब को लेके? समय को तो ख़ैर कहते हैं कि समय सबके लिए 24 घंटे का ही होता है और इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को पतिदेव को ही मैं देना चाहूँगी श्रेय इसका कि कभी-कभी मैं उनके पास बैठ के बोलती थी कि जानते हैं मेरे मन में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं लिखना चाहती हूँ। लेकिन जिस वक़्त मैं किचन में रोटी बना रही होती हूँ, उस वक़्त मेरी भावनाएँ बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूमती हैं और मुझे लिखने का बहुत मन करता है। तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त मेरे पास कॉपी कलम होता तो नहीं, मैं लिखूँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए
अभी आधुनिकता का दौर है और अभी मोबाइल का बहुत लोग प्रचलन में आ गए हैं। आप उसको मोबाइल रखिए सामने में और जब आपके मन में कुछ भी विचार आए उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में उसको आप अपनी कलम से कागज पर लिख लीजिए। तो इस प्रकार मैंने थोड़ी-थोड़ी लिखनी शुरू की और इस तरह से मेरा ये दौर चलता गया। वाह! बहुत ही बेहतरीन। वो कहते हैं ना कि एक जीवन साथी आपको प्रोत्साहित करता है और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य में आप आज जितनी भी अहम भूमिका निभा पा रही हैं, उसमें आपके पति देव का बहुत बड़ा हाथ है। जी, बिल्कुल, आज वो हैं तो आज मैं यहाँ यहाँ तक पहुँच पाई हूँ उनकी बदौलत ही, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मतलब यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत योगदान है। तो रिद्धि मैम आपकी जो लिखावट है वो तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन आपने कभी किसी कवि सम्मेलन जो पहली बार जाके मंच पे अपनी प्रस्तुति दी हो, उस समय का आपका कुछ अनुभव हो तो हमारे श्रोताओं से साझा करें? मैं पहली बार मंच पे गई थी, मुझे यहाँ जमशेदपुर में ही बिष्टुपुर स्थित तुलसी वन साहित्य समाज समाज का ये है, जहाँ पे हमेशा ही साहित्यिक लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर रचनाएँ सभी प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ मौका मिला था। और उपासना सिन्हा जी जो है उन्होंने मुझे विजयादशमी के अवसर पे मुझे निमंत्रण दिया था कि आप भी आइए, आमंत्रित किया था उन्होंने। मैं गई और एक रचना मैंने प्रस्तुत की, मैं बहुत डरती-डरती मुझे बुलाया गया रीति जी आप भी मंच पे आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। मैं बहुत डरती-डरती गई थी कि पता नहीं मैं लिख रही हूँ, लिखी हूँ मेरे शब्द अच्छे लगेंगे कि नहीं क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे रचनाकार हैं। और मैंने अपने शब्दों को वहाँ पर अपनी रचना को प्रस्तुत किया। तो हाँ, सभी ने मेरी बहुत प्रशंसा की, खास करके उपासना जी मतलब पर्सनल पे मुझे बोली कि ये रचना बहुत अच्छी थी, आप दोबारा फिर से आइए और फिर से लिखिए आप। तो उस वक़्त मुझे लगा कि शायद मैं लिख पाऊँगी और थोड़ी-थोड़ी लिखना शुरू की मैं वहाँ से। तो ये किस वर्ष की अनुभव है मैम? ये मुझे लगता है कि 19 की। 19 की। जी। यानी आज से 6 साल पुरानी बातें हैं। तो तब से लेके अब तक का, अब तो आप किसी मंच पे जाती होंगी बेझिझक, आपके पास तो शब्दों का भी भंडार है, कविताओं की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या हो रखी होगी। अ, बहुत ज़्यादा तो मैं समय नहीं दे पाती हूँ, बहुत ज़्यादा रचनाएँ नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ एक रचना मैंने की है। तो जो मैं अपने फ़ेसबुक पे अपने जो एक अपना पर्सनल पेज बनाया है, उस पे रख लिखती रहती हूँ ताकि एक जगह संग्रहित रहे और तो मैम ये कह सकते हैं कि कुछ वर्षों में हमें आपकी एक एकल पुस्तक देखने को मिलेगी? क्या मैं इसकी भी प्रयास योजना ज़रूर चल रही है इसके साथ ही? जी, मेरा एक सपना था ये कि मेरी अपनी किताब हो एक तो मैं उसके प्रति अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ कि मैं प्रयास कर रही हूँ कि एक एकल पुस्तक मैं संकलित कर पाऊँ। तो मैम अब हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग अभी रसों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सभी लोग एक ही विधा में कार्य करें। कई ऐसे भी हमारे साहित्यकार होते हैं जो विभिन्न विधाओं पे काम करते हैं। तो हम चाहेंगे हर विधा को आप ध्यान में रखते हुए कुछ बुक का नाम हमारे श्रोताओं को सजेस्ट करें, ताकि वो उनको पढ़ के कुछ सीख सकें और साहित्य में अपनी भूमिका निभा सकें। अभी तो मैं ज़्यादातर तो मैं पढ़ती हूँ प्रेमचंद जी की पुस्तक ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर क्योंकि उनकी रचनाएँ मुझे एक वास्तविक जीवन की ओर ले जाती हैं। तो उन रचनाओं में ख़ास करके जो एक जीवंत है, वो मैं चाहती हूँ कि श्रोतागण उसको पढ़ें, ठीक है? और पुस्तकें तो पढ़ने के लिए अभी मैं एक पुस्तक की आत्मकथा लिखी हूँ क्योंकि पुस्तक बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसे लिखी हूँ और अपने श्रोतागण को भी सुनाना चाहती हूँ कि पुस्तक पढ़ने से बहुत ही एक ज्ञान का वो माध्यम है और ज्ञान मिलता है। तो और वो प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो गोदान वो बहुत अपने आप में एक जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाता है, उसे पढ़ें। जयशंकर प्रसाद जी की मैंने पढ़ी थी कामायनी। हुँ। उसमें भी मैंने देखा था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को सीखने योग्य हैं। इनकी क्या रचनाएँ हैं, प्रकृति के प्रति जो रचनाएँ इन्होंने की है, अभी प्रकृति से जुड़ाव होना चाहिए लोगों को इसके लिए हमें सुमित्रा नंदन पंत जी की जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, इनकी रचनाएँ पढ़नी चाहिए जो कि अभी प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता हमें ज़्यादा है।
तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपको साहित्य में जाना है या आपको अगर अध्ययन करना है, कुछ अच्छी रचनाएँ लिखनी है, तो आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए। वो जी, सोशल मीडिया के बिल्कुल। माध्यम से नहीं हो जी, सकता। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी जो समय है ना, लोगों ने इसको लोग ज़्यादातर यूट्यूब, चैट जीपीटी इसका माध्यम, लेकिन वो क्या है, एक रची-रचाई जो शब्द होते हैं, वे भेजते हैं वे लोग, लेकिन अपनी जो वो उसमें वास्तविकता है, वो नहीं आती। जो भाव देना होता है लिखने में, वो भाव नहीं आता उसमें। तो बिल्कुल, तो मैम ने बहुत सारी पुस्तकों का नाम बताया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने शब्द में कुछ सृजन करें, कुछ नया करें, तो उसके लिए आपको विभिन्न पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। तो जी, चलिए मैम, बिल्कुल। बात की तो अभी बहुत है, क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी नहीं है और ना ही प्रश्नों की सूची कम है। तो इसी बीच हम चाहेंगे कि आप अपनी एक प्रस्तुति हम सभी के बीच दें। एक मैंने अभी चूँकि मातृ दिवस है अभी, तो मैं एक रचना की थी माँ के ऊपर, कि जी, मैंने अपनी माँ की सूरत में ही ईश्वर को देखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ, बस मैंने उनसे ही सीखा है। होती कोई समस्या जब मुझे कोई और ना दिखा है, माँ के प्रेम के रंग के आगे हर प्रेम का रंग फीका है। माँ ममता की प्रतिमूर्ति है, प्यार की सुखद अनुभूति है। होते हैं खुशनसीब जिनके पास माँ होती है। खो जाती हर खुशियाँ जब पास नहीं माँ होती है। अपने बच्चों के भीतर बसती हर माँ की जान होती है। अपने त्याग तपस्या का वो कुछ भी नहीं लेती है मोल। सींचती है खुद के संस्कारों से सींचती है खुद के संस्कारों से ज्ञान चक्षु देती है खोल। माँ के आंचल में ही मैंने खुद को महफूज पाया है। आज भले मेरे पास नहीं, पर साथ उनके मेरा साया है। है ईश्वर से यही प्रार्थना, मत करना पूरे कोई अरमां। ले लो ये धन दौलत सारे, ले लो ये धन दौलत सारे, पर मुझे लौटा दो मेरी माँ, मुझे लौटा दो मेरी माँ। बहुत ही बेहतरीन, इतने प्यारे-प्यारे आपके शब्दों का चयन है और क्या भावनाएँ आप लाती हैं। इतनी भावना भरी रचना आप लिखती कैसे हैं? इसका भी कुछ राज है तो हमारे श्रोताओं से साझा करें। देखिए मैम, जब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ देखती हूँ आस-पास में, जैसे कि लोगों को अपने अपने घर में अपने माता-पिता के संग खुश होते हुए, तो कभी-कभी एहसास होता है कि शायद अगर मेरी भी माँ होती तो मैं भी इस तरह से अपनी खुशी को माँ के साथ साझा कर पाती, या दुःख को साझा कर। ज़्यादातर बेटियाँ तो माँ के साथ ही जुड़ी होती हैं। जुड़ी तो होती इस हैं, प्रकार बिल्कुल। अपने हृदय की भावनाओं को मैं शब्दों में लिख कर प्रकट करती हूँ। तो मतलब ये कहा जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता में सुंदरता आए, उस वो बहुत ही प्यारे तरीके की लगे या उसे जो भी पढ़े उनको ऐसा लगे कि ये कविता तो अरे ये मेरे पे ही लिखी है, कहीं न कहीं वो अपने आप को ढूँढने लगे उस कविता में। ऐसी कविताएँ हमें लिखनी चाहिए। जी। और उस चीज़ को, उस कविता में जो कही गई है, उस बात को वो अपने अंदर जीवंत कर ले, कि उस चीज़ को अपने अंदर महसूस करे। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है, आपकी कविताओं को वो निखारता है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे एक श्रोता का प्रश्न है कि आज के युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस आज के युवा के लिए इतना ही कहूँगी कि वे, मैंने पहले भी कहा, कि वे अपने जड़ों से जुड़े रहें। साहित्य सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि क्या होता है ना, कि जीने और सोचने का तरीका होता है, जो हमारे शब्दों को, हमारे जीवन शैली को समृद्ध बनाता है, और समृद्ध करने का एक माध्यम है। तो तकनीक और आधुनिकता तो ज़रूरी है, किंतु अपने भावना और संस्कृति को समझना और उसे अच्छी तरह से निर्वहन करना, ये सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यक है। तो हमेशा अपने संस्कारों से, अपनी सभ्यता से जुड़े रहें। कितनी भी आधुनिकता में आप आ जाएँ, आधुनिकता अच्छी बात है, लेकिन अपने जड़ को ना छोड़ें। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा संदेश दे रही हैं मैम और इतनी सारी हमने खास बातचीत आपसे की है। तो इस आखिरी समय में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है या साहित्य जो है, क्योंकि साहित्य को हम लोग स्तंभ मानते हैं, चौथा स्तंभ माना जाता है और साहित्य पे ही आधारित है हम सभी की जीवनी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज के युवा जो पहले प्राचीन काल से लेके अब तक के जो हमारे महान कविगण हैं, उनकी तुलना में कुछ मतलब
बढ़ोतरी हो ही रही है या कहीं न कहीं इसका कम प्रभाव दिख रहा है? नहीं, रचनाओं में तो बढ़ोतरी हो रही है मैम, देख रही हूँ मैं कि बहुत सारी रचनाएँ आती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं, तो रचनाओं में तो बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई, वो पढ़ते कम हैं, रचनाएँ उनकी होती हैं, लेकिन पढ़ते कम हैं और उसको जब तक पढ़ के अंत आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक रचनाओं में अच्छी तरह से जान नहीं डाल पाएँगे। ऐसा मेरा लेकिन मानना है। अगर सिर्फ़ रचनाकार लिखने वाले मिल जाएँ और श्रोता नहीं मिले, अगर कोई उनको सुने नहीं गा, तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे में तो रचनाकार का मनोबल गिर जाएगा। तो उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए? ये ज़रूरी नहीं कि श्रोता मिले तो ही मेरी रचना में मतलब सार्थकता होगी और प्रोत्साहन तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोत्साहन एक सीढ़ी है जो हमें हमें रचना करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक माध्यम है, हम रचना करें और रचना को प्रकाशित करने के लिए हम उसे प्रयास करें कि हमारी रचना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित हो और इस तरह के जैसे आप इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े बहुत सारे ऐसे आ गए हैं ये मीडिया के माध्यम से जहाँ अपनी कविता को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें आकर वे अपनी कविताओं को अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करें, प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा और ज़रूर आत्मबल भी उस प्रोत्साहन से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा अभी कि श्रोतागण रचनाओं पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रीति मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से आपको प्रोत्साहन मिले ही। तो हमें प्रोत्साहन के लिए कार्य नहीं करना है, हमें कार्य करना है अपनी भावनाओं के लिए, सामाजिक जो घटना है उसे दर्शाने के लिए, ताकि हम लोग समाज के लिए, चाहे किसी के भी जीवन के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे देश में कवि हुए हैं, जो उस वक़्त तो प्रख्यात नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद वो काफ़ी प्रख्यात हो गए हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारा लिखना, प्रोत्साहन आपको तभी मिलेगा जब आपकी रचना उस मुकाम पे होगी। क्या मैम इस बात से आप ताल्लुक रखती हैं या नहीं? जी, जी, बिल्कुल। अभी जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, 12th क्लास में क्लास लेती हूँ, तो बहुत सारी कवयित्री या कवियों की रचनाएँ उन्हें पढ़ाती हूँ, जिसके जीवनी में लिखा होता है कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ नहीं की, कुछ एक रचनाएँ जी, थी, लेकिन उस कुछ एक रचनाओं में ही उन्हें इतनी विशिष्टता मिली है कि वो आज वो ऐसे मकाम पे जो आज हर हर घर जैसे कविता को कहा जाता है, कविता हर घर एक कर देता है। तो वो हर हुँ, घर हुँ। में आज वो जो अच्छी तरह से उन्हें जाना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो रचनाएँ बहुत नहीं करनी है, लेकिन ऐसी रचनाएँ करनी है जो हमारे श्रोतागण के मन मस्तिष्क पे कुछ प्रभाव डाल सके। बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई कि आपके जीवन में कि आप क्या लिख रहे हैं, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे मैम हम जानना चाहेंगे जैसे जब भी कोई रचनाकार रचना करता है, तो शीर्षक बहुत ज़रूरी माना जाता है। चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या किसी पुस्तक का नाम दिया जाए। तो जब भी रचनाएँ किया जाए तो क्या क्या बातों का हम लोग ध्यान दें, खासकर शीर्षक देने के लिए? क्योंकि शीर्षक देख के ही या पुस्तक का नाम देख के ही कोई आगे पुस्तक पढ़ता है या फिर खरीदता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि शीर्षक इतना आकर्षक होना चाहिए कि शीर्षक को देख के जो पाठक जो वृंद हैं, वे उसके अंदर जानने की कोशिश करें कि आखिर इसमें लिखा क्या गया होगा और उसको पढ़ने के लिए वे बाधित हो जाएँ। तो शीर्षक का आकर्षक होना, मौलिक होना आवश्यक है। अगर हम एक ही तरह की रचनाएँ करते रहेंगे और उसको शीर्षक उस पे देंगे अलग तो क्या होगा कि पाठक उसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको उसकी आकर्षकता शब्दों का चयन जो है, किस तरह से उसको ऐसा बनाया जाए कि पूरी शीर्षक जो है वो पूरी कविता कह दे, पूरी रचना उसी शीर्षक में समझ में आ जाए। तो एक बिल्कुल। रहस्यमयी, एक आकर्षक चीज़ होना चाहिए उसमें। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप रचना पूरी पहले सृजित कर लें और शीर्षक बाद में सोचें, क्योंकि शीर्षक बहुत ही महत्व रखता है एक रचनाकार जी। के जीवन में। तो चलिए बहुत ही खास बातचीत हुई, बहुत ही प्यारी-प्यारी आपने रचना प्रस्तुत की। अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो आपको लगातार सुन रहे थे और आपकी रचनाओं पे इतना प्यार दे रहे थे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब श्रोताओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया और मेरी साहित्य संवेदना को जो समझा, आप सबकी रुचि के लिए जो हम मैं प्रयास करूँगी कि हमेशा लिखूँ और अच्छी-अच्छी रचनाएँ प्रकाशित करूँ। आप लोगों की ही प्रोत्साहन जो है ये हमें लिखने की प्रेरणा देता है। मैं हमेशा कहती हूँ सभी को कि आलोचना से ना घबराएँ और हमेशा प्रोत्साहन का ही जो है फ़िक्र ना करें, ठीक है? आलोचना मिलने से ही आदमी निखरता है,
क्योंकि कहा भी गया है कि निंदक निरला की आंगन कुटी छवै, तो जहाँ निंदा मिलती है वहीं पर हमें निखरने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें सुने और हमें इतना प्यार दिया। बिल्कुल। तो आप तमाम श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप सभी इतना प्यार देते हैं, और ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल मिलेगी, यानी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो तीनों ही जगह अपना खूब सारा प्यार, आशीर्वाद दें। मैं लेती हूँ अभी अलविदा आप सभी से। फिर मिलती हूँ अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ। उनकी जीवनी और उनकी रचनाओं को सुनते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जी धन्यवाद।